नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल हमने अपने वीडियो लेक्चर के अंदर आर्टिकल 20 को पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो है अनुच्छेद 21। देखिए, हमारे संविधान के अंदर 3 अधिकार सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। आर्टिकल 14, 19 और 21 इन तीनों आर्टिकल को कहा जाता है स्वर्णिम त्रिभुज। तो मूल अधिकारों में ये 3 आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। 3 बातें हैं। पहला है किसी भी व्यक्ति को, दूसरा है उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से, और तीसरा है विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो पहली बात तो आप लोगों को यह स्पष्ट हो गई कि यहां पर लिखा है किसी व्यक्ति, तो इसका मतलब आर्टिकल 21 भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को मिला है, चाहे वह भारत का नागरिक हो चाहे ना। दूसरा शब्द लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो याद रखिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप अपना जीवन जी रहे हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब होता है गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन जीना। आर्टिकल 21 प्रस्तावना से भी जुड़ा है। आर्टिकल 21 प्रस्तावना से जुड़ा है। प्रस्तावना में बात की गई थी गरिमापूर्ण जीवन जीने की। तो आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब केवल जीने भर से नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन जीने से। अगला शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि से द्वारा स्थापित प्रक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसे हम विस्तार से समझते हैं। 2 टर्म होते हैं। पहला होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसे यथोचित विधि प्रक्रिया या विधि की सम्यक प्रक्रिया भी कहते हैं। जो पहली है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये एक ब्रिटिश अवधारणा है, और जो दूसरी है यथोचित विधि प्रक्रिया या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये अमेरिकन अवधारणा है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसद की प्रभुसत्ता पाई जाती है, लेकिन यथोचित विधि प्रक्रिया में न्यायिक प्रभुसत्ता पाई जाती है। तो ये 2 तथ्य आप याद रखिए। अब समझते हैं क्या है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है। देखिए, विधि बनाना किसका काम होता है? विधायिका का, यानी संसद का। संसद ने जो विधि बनाई, क्या वो विधि सही है या सही नहीं है, इस बात की जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को है या नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि अगर विधि को बनाने की प्रक्रिया में कुछ गलती हुई है, तब न्यायपालिका जांच कर सकती है। लेकिन वो कानून सही है या सही नहीं है, यानी उस कानून के उद्देश्य की जांच न्यायपालिका नहीं कर सकती। दोबारा से, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, उसकी जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को है कि क्या वो प्रक्रिया जिससे कानून बना, क्या उस प्रक्रिया में कोई गलती हुई या नहीं। लेकिन विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में कानून के उद्देश्य की, कि कानून उचित है या उचित नहीं है, इसकी जांच करने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं होता। वहीं जो दूसरा सिद्धांत है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया, वहां पर न्यायपालिका को कानून बनाने की प्रक्रिया कैसी थी, सही थी या गलत थी, इसकी जांच करने का अधिकार भी है। और उसके साथ साथ कानून क्यों लाया गया, उसका उद्देश्य क्या है, क्या वो सही है या सही नहीं है, उद्देश्य की जांच करने का अधिकार भी यथोचित विधि प्रक्रिया में पाया जाता है। तो आपसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जा सकता है, या तो 3 अंक में ऐसा सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताएं, या फिर 6 मार्क्स या 5 मार्क्स में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया की तुलना करें। तो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया एक ब्रिटिश अवधारणा है, यथोचित विधि प्रक्रिया एक अमेरिकन अवधारणा है। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में संसद की प्रभुसत्ता पाई जाती है, और यथोचित विधि प्रक्रिया में न्यायपालिका की प्रभुसत्ता पाई जाती है।
विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया में न्यायपालिका केवल विधि बनाने की प्रक्रिया की जांच कर सकता है, उसके पीछे उद्देश्य की नहीं। लेकिन यथोचित विधि प्रक्रिया में न्यायपालिका प्रक्रिया की भी और उद्देश्य की भी दोनों की जांच कर सकती है। ठीक, तो ये अंतर समझ में आपको आया होगा। देखिए शुरुआत में क्या हुआ था कि जब हमारा संविधान बन रहा था तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये चाहते थे कि हमारे संविधान में यथोचित विधि प्रक्रिया का सिद्धांत होना चाहिए। कौन सा सिद्धांत होना चाहिए? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये वाला। लेकिन उस समय सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए संविधान सभा ने ये इस वाले सिद्धांत को अपनाया, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ये मामला 1950 में, और उस केस का नाम था ए.के. गोपालन वाद। आर्टिकल 21 को अगर समझना हो तो आर्टिकल 21 को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस को समझना बहुत जरूरी है। ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, केस का नाम था ए गोपालन वाद। ए गोपालन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा संविधान इस ब्रिटेन के प्रिंसिपल पर आधारित है। बेशक हमने विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली है? ब्रिटेन से या जापान से? जापान से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1950 के अंदर ए.के. गोपालन मामले में कि हमारे जो विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है दरअसल वो ब्रिटिश अवधारणा पर आधारित है। तो 1950 से लेकर 1978 तक इसी सिद्धांत को हम मानते रहे कि प्रक्रिया की जांच हो सकती है, उद्देश्य की जांच नहीं होगी। लेकिन 1978 के अंदर एक केस पहुंचा, उस केस का नाम था मेनका गांधी मामला। मेनका गांधी मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस बात को कहा कि नहीं, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंदर यथोचित विधि प्रक्रिया का सिद्धांत अंतर्निहित है। यानी हमारी न्यायपालिका विधि की प्रक्रिया की तो जांच करेगी ही, बल्कि उस विधि के उद्देश्य की जांच करने का अधिकार भी है। अगर आपसे एग्जाम में कभी सवाल पूछा जाए कि यथोचित विधि प्रक्रिया का सिद्धांत किस सुप्रीम कोर्ट के मामले से सामने आया, तो याद रखिएगा मेनका गांधी मामले से। दूसरा, मेनका गांधी मामले के अंदर यह कहा गया कि आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं है, बल्कि समान है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आर्टिकल 19 के अंदर जो बहुत 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी, उसके ऊपर कुछ युक्ति युक्त निबंधन लगाए गए थे। उसी प्रकार आर्टिकल 21 में बेशक संसद को विधि बनाने का अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका उस विधि की जांच कर सकती है कि वो युक्ति युक्त है या नहीं। इसके अलावा दूसरा मामला है उन्नीकृष्णवाद। देखिए ये सवाल तो इस पर एमपीपीएससी में पूछा भी गया था कि किस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा शिक्षा के अधिकार को विस्तारित किया गया। जब आर्टिकल 21 से जुड़ा नहीं था हमारे संविधान में, तो उन्नीकृष्णवाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। तीसरा मामला है के.एस. पुट्टास्वामी विवाद। के.एस. पुट्टास्वामी विवाद या वाद। इस मामले के अंदर यह कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार हमारे आर्टिकल 21 यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। यह मामला 2017 में काफी चर्चा में रहा था, जब आधार कार्ड की जानकारी निजी क्षेत्र के लोगों को दी जाने लगी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी विवाद में कहा कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। चौथा मामला हादियावाद। हादियावाद अभी हाल ही में यूपीएससी के 2019 के अंदर जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, उसके अंदर पूछा गया कि जीवन साथी चुनने का अधिकार किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने हादियाबाद के अंदर कहा था कि राइट टू मैरिज, अपना जीवन साथी अपनी पसंद से चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है। अगला मामला हुसैन आरा खातून विवाद। हुसैन आरा खातून विवाद में यह कहा गया कि मुफ्त में न्याय मिलना, राइट टू जस्टिस, मुफ्त में कानूनी शिक्षा, मुफ्त में कानूनी न्याय मिलना, यह भी हमारे मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तो कौन कौन से हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मेनका गांधी मामला, राइट टू एजुकेशन, उन्नीकृष्ण मामला, राइट टू प्राइवेसी, के.एस. पुट्टास्वामी विवाद, राइट टू मैरिज, हादिया विवाद, राइट टू जस्टिस, हुसैन आरा खातून मामला। ऐसा नहीं है कि और बहुत सारे अधिकारों को आर्टिकल 21 का हिस्सा माना गया है, जैसे स्वास्थ्य का अधिकार, अच्छी नींद लेने का अधिकार,
अगर किसी को फांसी की सजा तय हो गई है लेकिन वो देरी की जा रही है, मृत्यु दंड में देरी के विरुद्ध अधिकार। चौथा, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। जैसे हम कई बार ये सरकार से कहते हैं कि इन्हें जनता के सामने, सारी जनता के सामने खुलेआम फांसी देनी चाहिए, नहीं। आर्टिकल 21 के तहत सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार भी आर्टिकल 21 का हिस्सा है। आश्रय का अधिकार, शेल्टर, अपना घर होना चाहिए। स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, इसके अलावा विदेश यात्रा का अधिकार, और साथ में जो लोग विदेश में रह रहे हैं अगर वहां पर मुसीबत आ जाती है तो उन्हें भारत में वापस लाने का अधिकार भी हमारे आर्टिकल 21 का हिस्सा है। ठीक, तो ये सब चीजें याद रखिए, आर्टिकल 21 का हिस्सा है। दूसरी बात, इस बात को याद रखिए कि क्या ये सब मूल अधिकार जिनकी मैंने बात की, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरिज, स्वास्थ्य का अधिकार, क्या ये हमारे संविधान में उल्लेखित है? क्या ये मूल अधिकार है? तो याद रखिए ये मूल अधिकार का हिस्सा है। यानी जैसे मान लीजिए कि आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, वहां पर कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता है, तो आप आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं कि स्वच्छ वातावरण में रहना मेरे मूल अधिकार का हिस्सा है। आर्टिकल 21 यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है, तो आप आर्टिकल 21 के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। तो इन सभी अधिकारों को हमारे आर्टिकल 21 हमारे संविधान में लिखा नहीं गया है, लेकिन गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में इन्हें शामिल माना जाता है। और एक आखिरी चीज याद रखिएगा, एक होती है सुसाइड करने की कोशिश करना। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जैसे आर्टिकल 19 के अंदर ये कहा गया कि बोलने के अधिकार में मौन रहने या चुप रहने का अधिकार भी है, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आईपीसी की धारा 309 कहती है कि अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वो अपराध है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है लेकिन हम उन्हें कोई भी सजा या कोई भी दंड नहीं देंगे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। तो ये आईपीसी की धारा 309 एक ऐसी धारा है जो अपराध की श्रेणी में आती है, लेकिन उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता। सुसाइड के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आती है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, एक आती है सक्रिय इच्छा मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार आपके जीने के अधिकार का इच्छा है, सक्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार अपने होशो आवाज में मरने की कोशिश करना, ये आपके जीने के अधिकार का हिस्सा नहीं। तो आशा करता हूं कि आपको आर्टिकल 21 समझ में आया होगा। स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे केवल दो अनुच्छेद रह गए हैं, आर्टिकल 21 से और आर्टिकल 22। ठीक, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।